आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का हाल देखें तो लोअर लेवल से एक रिकवरी मार्केट में आती हुई दिखी है। सुबह शुरुआत इनफैक्ट थोड़ी ठंडी हुई थी, लेकिन रिकवरी के बाद एक रेंज में हमने ट्रेडिंग होते हुए देखी है। फिलहाल अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो 16,150 के आसपास आकर कारोबार कर रहा है। हालांकि निफ्टी लाल निशान में इसलिए है क्योंकि आईटी स्टॉक्स की ओर से प्रेशर बना हुआ है। आईटी इंडेक्स 3% नीचे है, उसी का इंपैक्ट हम निफ्टी पे देख रहे हैं क्योंकि मिड कैप्स और निफ्टी बैंक हरे निशान में ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देंगे। 3% से ज्यादा कमजोरी निफ्टी आईटी इंडेक्स में फिलहाल देखने को मिल रही है। चलिए बड़ी बातें बताएं उससे पहले फटाफट से इस वक्त के संकेत देख लेते हैं क्या बने हुए हैं और उसके बाद नजर डालेंगे आज की बड़ी बातों पर। क्यूज देख लेते हैं पहले इंटरनेशनल मार्केट से कैसे हैं इस समय। मिले जुले संकेत आप कह सकते हैं क्योंकि निकाई 1% ऊपर है। एशिया में शंघाई, हैंगसेंग, कॉस्पी में आधा से 1% की कमजोरी दिख रही है। इनफैक्ट हैंगसेंग तो 3% नीचे ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर अमेरिका के फ्यूचर्स को देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स भी 190 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट आधा % से ज्यादा की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स में इस वक्त देखने को मिल रही है। तो संकेत कोई बहुत अच्छे हैं नहीं अमेरिका से या एशियन मार्केट से। नेस्डेक फ्यूचर्स भी 116 अंक नीचे कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। तो ये है संकेत, लेकिन अब तक की बड़ी बातें क्या हैं वो आपको बता देते हैं। संकेत विदेशी बाजारों से कमजोर थे आज, जिसके कारण बाजार की शुरुआत कमजोर हुई, लेकिन निफ्टी दिन के निचले स्तरों से थोड़ा रिकवर जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी 16,150 के आसपास ट्रेड करेगा। निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे तो यहाँ 200 अंकों की तेजी आपको दिखाई देगी। बैंक्स एनबीएफसीज में थोड़ी खरीदारी है, वहीं से सपोर्ट मिल भी रहा है। मिड कैप इंडेक्स हालांकि फ्लैट था, लेकिन एकाएक थोड़ी सी रिकवरी मिड कैप इंडेक्स में भी आती हुई दिखाई दी है और मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 90 अंकों की 100 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। टीसीएस के नतीजों के बाद जो धुलाई हुई उसका इंपैक्ट पूरे आईटी पर दिख रहा है। आईटी स्टॉक्स की पिटाई हुई है। निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% से ज्यादा नीचे है। वहीं अगर आप खरीदारी देखेंगे तो पावर स्टॉक्स में अच्छी बाइंग है। पावर इंडेक्स 3% ऊपर है। एनर्जी, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी दिख रही है। मिड कैप्स में प्रिसाइसली देखें तो एनबीएफसीज, चुनिंदा बैंक, फार्मा, ये कुछ ऐसी पॉकेट्स है जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ये है फिलहाल हाल बाजार का, लेकिन रणनीति इंडेक्स पर क्या होनी चाहिए रिमेनिंग सेशन के लिए, इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा मौजूद हैं। गावा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर ही राय दीजिए। हालांकि निफ्टी के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी की ओर से देखने को मिल रही है, बट कंसीडरिंग संकेत अभी भी रिलीफ भरे हैं नहीं इंटरनेशनल मार्केट से, क्या रणनीति रहेगी रिमेनिंग सेशन के लिए? या गुड आफ्टरनून टू यू। यस, आपने सही बताया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रांग है। बिल्कुल, बैंक निफ्टी का मुंह है, अब ट्रेड कर रहा है 35,300 का, और मुझे लगता है 35,500 तक जाना चाहिए। द मैटर ऑफ टाइम। कहां पर सपोर्ट है? बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन 35,100 के आसपास है। सेकंड सपोर्ट लाइन ऑफ डिफेंस है 35,200। तो मेरे ख्याल से 35,200 जब तक बरकरार है तब तक कह सकते हैं 35,500 पॉसिबल है। हाँ, निफ्टी में लगता है कि थोड़ा डिप नजर आता है, लेकिन लगता है कि 16,100 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये संभल जाएगा ऐसा लगता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है 16,200, 250 भी देखने को मिल सकता है। यस, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ठीक ही नजर आते हैं, हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी बेटर है, 35,500 तक जा सकता है। निफ्टी के लिए 16,100 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसको रिस्पेक्ट देगा, यही एक्सपेक्टेशंस है। 16,200, 16,300 तक जाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन कंपैरेटिवली फिलहाल के सिनेरियो में निफ्टी बैंक बेटर दिखाई दे रहा है। और अभी आप देखेंगे अभी तो एक मोमेंटम स्ट्रांग हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स काफी स्ट्रांग सपोर्ट लैंड कर रहे हैं निफ्टी बैंक को। लेकिन चलिए अब स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। गाबा साहब, कुछ ट्रेड्स आपने निकाले हैं इस वक्त? ये सुबह मैंने निकाला था BHEL, मैं उसको रिपीट करूंगा, काफी अच्छा लगता है। 47 का स्टॉप लगाना चाहिए और मुझे लगता है 1-2 दिन में 50 देख सकते हैं आप BHEL में। तो यस, BHEL में तेजी नजर आती है और अपूर्ण कायम है और चलता भी रहेगा। सेकंड स्टॉक जो मुझे अच्छा लगता है वो है इंडियन होटल। यहाँ पर भी तेजी है। यहाँ पर जो सपोर्ट है करीब 242 के आसपास है, अब ट्रेड कर रहा है 246, लगता है 250 पार कर लेगा। 260 भी आते दिनों में देख सकते हैं इंडियन होटल में। ओके, तो ये व्यू है इंडियन होटल पर, जहां पर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। भेल में खरीदारी की पोजीशंस बना सकते हैं। इनफैक्ट मिड कैप के स्टॉक्स जो हमने निकाले हैं आज के सेशन के लिए, वहां भी भेल शामिल है। तो चलिए मिड कैप इंडेक्स ले आते हैं एक बार आपकी स्क्रीन पर, उसके बाद दिखाते हैं स्टॉक्स का हाल। इंडेक्स अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कारोबार कर रहा है मिड कैप का, और स्टॉक्स में भी आपको ज्यादातर पॉकेट्स तेजी के साथ या फिर सुस्ती के साथ ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। कमजोरी आपको उतनी नहीं दिखेगी मिड कैप्स में। इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर 106 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल कारोबार करते हुए, लेकिन स्टॉक्स अगर दिखाए तो एनबीएफसीज और बैंक्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं। रेपको होम फाइनेंस, जेएम फाइनेंशियल, एमएनएम फाइनेंशियल, यहाँ तेजी है 3.5% तक की आज के सेशन में। बैंक्स देखेंगे तो इंडियन बैंक, येस बैंक, डीसी बैंक, इक्विटास बैंक 4% तक ऊपर आज के सेशन में ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही फार्मा में उछाल है। ग्रैंड न्यूज, डिशमैन, आरती ड्रग्स, वॉकहार्ट फार्मा तेजी के साथ कारोबार करते हुए 6% की तेजी के साथ ग्रैंड न्यूज टॉप गेनर है।
फार्मा में, मिड कैप कैटेगरी में स्पेशली। अगर आईटी में देखेंगे तो यहाँ पर टीसीएस के अर्निंग्स का असर बड़े स्टॉक्स पर ही नहीं, छोटे स्टॉक्स पर भी देखने को मिल रहा है। कोफोर्ज, परसिस्टेंट, माइंडट्री, एल&टी इन्फोटेक सभी 3.5% तक की कमजोरी आज के सत्र में दिखा रहे हैं। पावर में एक्शन है तेजी का। अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी ट्रांस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, एबीबी सभी स्टॉक्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। 11% तक की तेजी इन स्टॉक्स में आज के सेशन में बनी हुई है। रियल्टी का हाल देखेंगे तो फिनिक्स, ब्रिगेड, आईबी रियल, ओबरॉय यहां तेजी है 3% तक की। कुछ और गेनर्स दिखाएं मिड कैप कैटेगरी में तो नैम, जीएसपीएल, एक्साइड, भेल यहां तेजी है 4-4.5% तक की। भेल का गावा साहब ने जिक्र किया, भी खरीदारी की कॉल है उनकी ओर से। लूजर्स दिखाएं कुछ तो भारत फोर्ज, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, नौकरी, गुजरात गैस ये वो स्टॉक्स है जो दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं 2.5% की। लेकिन गावा साहब इन सभी स्टॉक्स में एक राय आपकी क्विकली ग्रैन्यूल्स पर चाहिए। अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, बिल्डअप भी तेजी की तरफ है, क्या सजेशन है इस स्टॉक पर? यस, ग्रैन्यूल्स में एक अपमूव नजर आता है, आज तेजी से चल रहा है। ग्रैन्यूल्स में एक अपमूव जो है अभी 295 पे ट्रेड कर लगता है, 300 पार कर लेगा, फिर आते दिनों में 310 भी देखेंगे। प्रॉब्लम कहाँ है स्टॉप लगाने का? प्रॉब्लम 290 का है। 290 के नीचे स्टॉप लगा चले ग्रैन्यूल्स में तो 1-2 दिन राइड कर सकते हैं ग्रैन्यूल्स। ओके 295 पर ट्रेड करा है 6% की तेजी के साथ। अगले 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से खरीद के चल सकते हैं। फिलहाल दिन के ऊपरी स्तरों पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें विदेशी निवेश की राह में अब कोई रोड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सभी मंत्रालयों को इस बात के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि एफडीआई के जो भी प्रस्ताव आए हैं उस पर तुरंत डिसीजन लिया जाए। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण बताइए, विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए या स्पीड अप करने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्या है लेटेस्ट डेवलपमेंट? बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि जब अलग अलग मंत्रालयों के बीच बैठक हुई कि एफडीआई के प्रस्तावों को मंजूरी देना, कौन कौन से प्रस्ताव पेंडिंग हैं, तो वहाँ सबसे चौंकाने वाली बात निकल कर ये सामने आई, करीब 50 प्रस्ताव एफडीआई के अलग अलग मंत्रालयों में लंबित थे। इसके बाद जो नोडल मिनिस्ट्री है डीपीआईटी, उनकी तरफ से सभी मंत्रालयों से कहा गया कि आप बहुत से बहुत 3 महीने यानी 90 दिन से ज़्यादा आप किसी प्रस्ताव को पेंडिंग मत रखिए, उस पर फैसला लीजिए। आपको प्रस्ताव को मंजूरी देना है या फिर मंजूरी नहीं देना है, इस बात का फैसला आपको लेना होगा। लेकिन जल्द से जल्द आपको इस पर फैसला लेना पड़ेगा क्योंकि ये प्रस्ताव काफ़ी अहम होते हैं और सरकार एफडीआई के मोर्चे पर कोई रोड़ा नहीं अटकाना चाहती। मिसाल के तौर पर आप देखें तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय है उसके तहत करीब 9 प्रस्ताव पेंडिंग हैं। जो डीपीआईटी है उसके तहत करीब 8 प्रस्ताव पेंडिंग है। वित्त मंत्रालय के पास 3 है, फार्मा के पास 4 प्रस्ताव, ऐसे प्रस्ताव पेंडिंग। हालांकि इनमें से कई प्रस्ताव ऐसे हैं जिसमें कुछ और जानकारी मांगनी थी तो कंपनियों से कहा गया है। हालांकि इनमें चीन या दूसरे संबंधित जो सीमावर्ती देश हैं उनसे आने वाला प्रस्ताव इसमें नहीं, वो उसको अलग से डील किया जाता है। तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि एफडीआई के प्रस्तावों को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए और उसमें जो भी रोड़े हैं उसको हटाया जाए। ठीक है, चलिए, तो ये सरकार की तरफ से कोशिश है, सभी मंत्रालयों को निर्देश दिए गए हैं कि जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप किया जाए और अब इसी कड़ी में आगे भी एक्शन होता हुआ दिखाई देगा। 90 दिन के अंदर अंदर आपको एफडीआई प्रस्तावों पर डिसीजन लेना होगा। और जैसे कि लक्ष्मण जी ने यहाँ पर बताया भी, आईटी मंत्रालय में सबसे ज्यादा प्रस्ताव हैं, करीब 9 के आसपास के जो पेंडिंग है, फार्मा में 4, वित्त मंत्रालय के 2 प्रस्ताव फिलहाल लंबित है। तो अब इन डिसीजन इन मुद्दों पर तुरंत डिसीजंस अब आगे दिखेंगे। शुक्रिया लक्ष्मण ये डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ और स्टॉक्स पे राय ले लेते हैं। और गावा साहब आज केमिकल स्टॉक्स में खरीदारी है। सुदर्शन केमिकल, फ्लोरो केमिकल, सुमितोमो केमिकल, ये स्टॉक्स तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप्स में इनफैक्ट बाइंग है भी आज के सेशन में। सुमितोमो केमिकल पर एक राय चाहिए क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहा है, 500 की दहलीज पर पहुंचा है। क्या सजेशन रहेगा इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स के लिए जिनके पास भी पोजिशन हो? जो सुमितोमो केमिकल जो करीब 495 का ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है यहाँ पर एक अपमूव है। सुमी केमिकल कहते हैं इसको। तो मेरे पास अगर चार्ट सही है तो ऑन द अपसाइड ये 500 पार कर लेगा यहाँ पर। लेकिन मैं सुदर्शन का चार्ट देख लेता हूँ, सुदर्शन में शायद एक अच्छा अपमूव मिले। सुदर्शन का चार्ट बहुत बेहतर है, यहाँ पर बहुत अच्छा बेस बना है, उसके बाद अपमूव मिला है, अब ट्रेड कर रहा है 459 पे। थोड़ा वक्त दीजिए, 500 भी जोन देखेंगे सुदर्शन केमिकल पर, ध्यान देना चाहिए सुदर्शन केमिकल। इस बीच एक स्टॉक लेकर आते हैं, वो है एक्साइड का। डे हाई पर आकर अभी ये स्टॉक कारोबार कर रहा है 151 के लेवल्स पर और 4% से ज्यादा की मजबूती है। गावा साहब, ऑटो आउट एंसिलरी थोड़े ठंडे हैं आज, लेकिन एक्साइड एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, क्या व्यू है इन लेवल से?
एक्साइड का लार्जर टर्म टाइम फ्रेम देखें तो लोअर लेवल्स पे सपोर्ट बहुत अच्छा है और वहां पर बॉटम आउट प्रोसेस शुरू हुआ है। एक्साइड का आप डेली चार्ट देखें तो अच्छा लगता है, 148 के नीचे कोई स्टॉप लगाकर चले तो मुझे लगता है आते दिनों में 160 देखेंगे एक्साइड में। यस, अप मूव ऑन एक्साइड में। तो अप मूव ऑन है, 160 के लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं, खरीदा हुआ है तो होल्ड कर सकते हैं, खरीदने की भी सलाह है इन लेवल से। लेकिन अब एक बार आईटी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और निफ्टी का आईटी इंडेक्स आपको अब 3.25% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, टॉप लूजर है आज के सेशन में। और टीसीएस के जो अर्निंग्स आए उसका असर हम अक्रॉस द बोर्ड पूरे ही स्पेस में देख रहे हैं, दिग्गज हो या फिर छोटे आईटी स्टॉक्स हो सभी प्रेशर में हैं। तो टीसीएस इनफैक्ट आप देखिए 4.5% नीचे फिलहाल कारोबार करते हुए आपको दिखाई देगा। इस बीच एक बार रिलायंस पर नजर डाल लेते हैं, रिलायंस के स्टॉक पर क्या रुझान वहां पर बना हुआ है। दिग्गज स्टॉक्स में इनफैक्ट आज के सेशन में आप देखिए रिलायंस में पिछले कुछ मिनटों के दौरान एक सडन स्पर्ट आया है और भी एक सडन मूव के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कारोबार कर रहा है, आधा पौने 1% नीचे। एक बार निफ्टी को भी लेकर आते हैं फिर स्क्रीन पर, निफ्टी में क्या रुझान फिलहाल बना हुआ है। और निफ्टी अब 16,163 पर 56 अंक महज नीचे ट्रेड कर रहा है, तो रिकवरी वहां भी आती हुई दिखाई दी है। तो दिन के निचले स्तरों से 36 रुपए की रिकवरी लेकर रिलायंस ट्रेड कर रहा है अब 2406 के लेवल पर, अब पौने 1% ऊपर आ चुका है, 2406 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। डेलो से 36 रुपए की रिकवरी ने ऑलमोस्ट 1% की रिकवरी स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो एकाएक एक लोअर लेवल से रिकवरी, स्टॉक डे हाई पर आकर कारोबार करते हुए निफ्टी में भी उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा, सिर्फ अब 60 पॉइंट नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो नजर रहेगी रिलायंस पर फर्दर कि क्या ये और सपोर्ट लेंड करता है निफ्टी को या फिर नहीं। इस बीच एक डिस्क्लोजर भी दे देते हैं, ये सिर्फ प्राइस मूवमेंट हमने आपके सामने लेकर आए हैं रिलायंस का। सीएनबीसी आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में ही है। लेकिन आईटी स्टॉक्स का हम जिक्र कर रहे थे और जो टीसीएस के Q1 के नतीजे आए हैं वो अनुमान से कमजोर रहे हैं। Q1 में कंपनी का मुनाफा 4.5%, मार्जिन 2% घटे हैं, एट्रिशन रेट भी बढ़कर करीब 20% पहुंचा है। नतीजों पर सीएफओ समीर सेक्सरिया और साथ ही सीएचआरओ मिलिंद लक्कर से देखिए खास बातचीत पंजीरू पर। सबसे ज्यादा मार्जिन्स को लेकर सभी ब्रोकरेजेस, मार्केट के एनालिस्ट ने चिंता जाहिर की है। 23% के आसपास के मार्जिन्स आना और जो आपके एस्पिरेशनल बैंड से नीचे हैं समीर, वेज कॉस्ट का इंपैक्ट है, लेकिन और कौन से प्रेशर्स हैं जिसका दबाव देखने को मिला है इस तिमाही में? तो हर्षदा, जैसा आपने बताया, वित्त चालू होते ही जो हमारे Q1 में दो हेडविंड्स थे जो लेआउट हुए। एक जो यूजुअली एवरी ईयर होता है, हम जो इंक्रीमेंट्स देते हैं वो उसका फुल इम्पैक्ट आता है Q1 में, और वहां से जो इंक्रीमेंट्स का इम्पैक्ट है उससे मार्जिन्स पे 1.5% का इम्पैक्ट हुआ है। और दूसरा जो है जो लास्ट ईयर से चालू हुआ है एंड इट हैज बीन प्लेइंग आउट थ्रू द क्वार्टर्स इज द सप्लाई साइड चैलेंजेस जो एलिवेटेड एट्रिशन की वजह से हो रहा है। ये दो की फैक्टर्स हैं। और तीसरा जो फैक्टर था जो इम्पैक्ट किया was on travel costs. So with things opening up, borders opening up, project related travels वापस चालू हो गए। All in all, that summarizes the 1.9% impact which we have had. As it happens, as we look forward, we'd usually we claw back on the margins, and हमारा टारगेट यही रहेगा कि we will achieve back to where we exited last year. तो आपने जो एग्जिट किया था वो लगभग 25% के मार्जिन्स पर था, यहां से आपको 2% मार्जिन्स फिर कैचअप करने हैं, उसके लिए क्या कुछ एडिशनल एफर्ट लेने की जरूरत होगी? हाँ जी, हमारे पास जो लीवर्स होंगे, वी विल फोकस एंड डबल डाउन ऑन दोज लीवर्स। हम ग्रोथ इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट लीवर्स, उस पे फैक्टर इन करेंगे। पिरामिड इज अ लीवर जिसपे कॉस्ट पर एफटी जो है, जो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का पर यूनिट कॉस्ट है, उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे बाय बैलेंसिंग द पिरामिड, एंड यूटिलाइजेशन इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और एट्रिशन का आंकड़ा हाईएस्ट निकल कर आया 19.7%। आई एम नॉट श्योर इफ यू आर शॉक्ड और नॉट, लेकिन स्ट्रीट को थोड़ा सा धक्का जरूर लगा कि इतना बड़ा एट्रिशन कॉस्ट कैसे निकल कर आया है, प्रेशर कैसे आया है। तो ये दबाव क्या अभी भी सप्लाई साइड का काफी सीरियस रहेगा? ये कब तक उभरने के चांसेस हैं कंपनी के लिए? हर्षदा, ऐसा है कि ये एलटीएम इफेक्ट है, 19.7% है। एलटीएम इफेक्ट है जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर आप एब्सोल्यूट एट्रिशन देखो इस क्वार्टर में
it is similar to last quarter, adjusted for some seasonality because इस क्वार्टर में हमारे यहाँ बहुत सारे जूनियर्स हाई स्टडीज वगैरह के लिए छोड़ते हैं. उसका अगर लिया जाए तो it is similar to what we had in the last quarter. Talking about future, ऐसा लगता है कि ये ऐसा इस तरह का attrition level रहेगा अगले क्वार्टर में भी, अगेन एडजस्टेड फॉर सीजनलिटी. लेकिन उसके बाद से ऐसी आशा है कि ये नंबर थोड़े कम होंगे. तो क्या सेकेंड हाफ जो H2 कहते हैं, या फिर जिस तरह का मैं गाइडेंस नहीं कहूंगी, लेकिन जिस तरह का होप समीर ने कहा कि आप एग्जिट करेंगे मार्जिन्स को 25% को लेकर फॉर द एंड ऑफ द ईयर, अट्रिशन के आंकड़े आपके लिहाज से क्या होने चाहिए, जो भी आप मेजर्स लेंगे उसके मद्देनजर मिलिंद? सो हर्षदा, ऐसा होता है कि जो LTM जिस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं उससे वो देखा जाए तो वो नंबर इतना कम नहीं आएगा, लेकिन हमको क्या देखना है कि एब्सोल्यूट नंबर्स कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं एक क्वार्टर में, वो कम होना चाहिए. तो वो LTM number may not come down, but our focus is to bring the absolute number down every quarter. तो आपने सुना ये अर्निंग्स पर TCS के मैनेजमेंट को एक क्लियर इंडिकेशन देते हुए कि इस साल के अंत तक स्थिति बेहतर होगी मार्जिन फ्रंट पर भी और ओवरऑल अर्निंग्स के फ्रंट पर भी. स्टॉक हालांकि दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहा है. क्विक कमेंट काबा साहब आपका TCS पर. TCS में सुबह से ही हम एक वीकनेस देख रहे हैं. मुझे लगता है इस वीकनेस चलेगी, थोड़ा लगता है. स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 3200 पे, जहां से ब्रेकडाउन हुआ है TCS पर, और लो लेवल जाके कहां रुकता है कहना मुश्किल है, लेकिन पहला टारगेट रहेगा 3100, फिर शायद 3000 भी जा सकता है. लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ पर, वीकनेस है, टर्न अराउंड है. कहीं पर ये पूरे चार्ट स्ट्रक्चर में एक स्ट्रेंथ नजर आई थी कुछ 3-4 हफ्ते पहले, उसके बाद स्ट्रेंथ वीकनेस नजर आती. तो TCS वीक. ठीक है, चलिए तो रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए. लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा. जल्द वापस आते हैं. आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा. फटाफट से एक नजर बाजार पर डाल लेते हैं, क्या रुझान इस वक्त बना हुआ है. हालांकि अगर आप निफ्टी को या बैंक निफ्टी को देखेंगे तो अच्छी रिकवरी बनी है. निफ्टी बैंक और मजबूत हुआ है. निफ्टी अब 16,180 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए सिर्फ 40 अंक नीचे रह गया है. अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो दिन के निचले स्तरों से 350 अंकों की रिकवरी हमने बैंक निफ्टी में भी आते हुए देखी है. और बैंक निफ्टी इस वक्त 35,360 35,500 तक जाने की प्रोबेबिलिटी तो गाबा साहब ने भी जाहिर की है कि मजबूत लग रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर फिलहाल कारोबार करते हुए. लेकिन निफ्टी को भी अब सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है. निफ्टी भी दिन के निचले स्तरों से रिकवर हुआ है आज के सेशन में. तो ये नजरें बनी हुई. एक बार की कंट्रीब्यूटर्स भी ले आते हैं आपकी स्क्रीन पर. कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं बाजार को इस वक्त बैंक्स की ओर से? तो नो डाउट एक पार्टिसिपेशन आ ही रहा है ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स, लेकिन रिलायंस भी अब टॉप स्टॉक है जो पार्टिसिपेट कर रहा है 16-17 अंकों का. ICICI बैंक, HDFC बैंक की ओर से सपोर्ट आ रहा है. महिंद्रा एंड महिंद्रा भी 6 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहा है. तो ये है फिलहाल बाजार की स्थिति, जहां पर रिकवरी लोअर लेवल से आई है. निफ्टी अब सिर्फ 38 अंक नीचे कारोबार कर रहा है. रिलायंस एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं. अब ऑलमोस्ट 1% ऊपर आ चुका है और दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है 2413 के लेवल्स पर. कुछ मिनट पहले जब हमने देखा था तब 2406 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन मजबूती अब और एक्सटेंड हुई है रिलायंस में. 20 से 21 अंकों की बढ़त के साथ 20 रुपए ऊपर ट्रेड करते हुए दिन के हाई पॉइंट पर. तो बाजार में सपोर्ट तो आ रहा है, अब देखना होगा कि कितना एक्सटेंड होता है रिमेनिंग सेशन में. चांसेस या फिर होप्स यही हैं कि शायद ये अपमूव और एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे. लेकिन आगे बढ़ेंगे, खबर आपको बता देते हैं. देश के 100 शहरों के कारोबारियों को अगस्त तक मुफ्त सरकारी ई-कॉमर्स नेटवर्क ONDC से जोड़ने की तैयारी है. पायलट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में ऑफलाइन कारोबारी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC का हिस्सा बन पाएंगे. और इसी खबर पर और डिटेल्स ले लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से. आलोक बताइए क्या डिटेल्स हैं इस खबर से जुड़ी हुई आपके पास? देखिए, जो सरकार की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसके जरिए देश के सभी कारोबारियों को मुफ्त में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की योजना है. उसके तहत जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 100 शहरों के कारोबारियों को इस
अगस्त महीने के अंत तक जोड़ा जाएगा, यानी कि ये सभी कारोबारी वहां से इस डिजिटल कॉमर्स का हिस्सा बन सकेंगे, जो सरकारी डिजिटल कॉमर्स है और फ्री में। अभी तक जो दिक्कत होती थी कि तमाम जितने भी विदेशी कंपनियां हैं उन पर हमेशा आरोप लगते थे कि वो भेदभाव करती हैं, कई तरह के प्रेडेटरी प्राइसिंग करती हैं। इसी को देखते हुए सरकार ये नेटवर्क लेकर आई है और इसमें ये हमें जानकारी मिल रही है कि इसमें इस हफ्ते के अंत तक 4 जो साउथ के शहर हैं, जिसमें कि चेन्नई, त्रिशूर, कन्नौज जैसे शहर हैं, इनको भी लाइव कर लिया जाएगा, यानी कि लाइव हो जाएंगे। कुल मिलाकर इसके दूसरे चरण में जो 15 अगस्त तक कंप्लीट होने वाली है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जितने भी ऑफलाइन ट्रेडर्स हैं उनको भी इस डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाएगा और खासतौर से सिंगल मार्केट पर फोकस किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि दिल्ली में जैसे सरोजिनी नगर मार्केट है, वहां के जितने भी ऑफलाइन कारोबारी होंगे उनको इस नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाएगा। तो इस तरह के देश के अलग अलग जगहों पर सिंगल मार्केट को फोकस किया जाएगा और साथ ही साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, जो काफी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट सरकार का चल रहा है, वहां के कारोबारियों को भी इस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का के प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश यही है कि यूपीआई की तर्ज पर जिस तरह से ग्लोबल सक्सेस मिली है सरकार को यूपीआई के जरिए, उसी तरह से ई कॉमर्स के सेक्टर में इस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के जरिए इस सफलता को दोहराया जाए। ओके, शुक्रिया आपका ये डिटेल्स बताने के लिए आलोक। तो ओएनडीसी यानी नेटवर्क फॉर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसको 100 शहरों से जोड़ने की तैयारी, अगस्त तक ये प्रोसेस शुरू होगा, यही डिटेल्स बताते हुए आलोक। शुक्रिया आलोक। और आगे बढ़ेंगे, अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट बता देते हैं। इस हफ्ते निर्बंग के विकास सालों के कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत और वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्याल के बीच मुकाबला हो रहा है और इन तीनों ही खिलाड़ियों के रिटर्न की स्थिति कहां पहुंची है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और आज पहला दिन है मुकाबले का और शुक्रवार को विनर की घोषणा होगी, लेकिन अब तक के रिटर्न की स्थिति अगर आपको दिखाएं तो फिलहाल की स्थिति में जो लीड कर रहे हैं वो विकास सालों के 1.5% रिटर्न के साथ। प्रशांत सावंत का पोर्टफोलियो 1/4% रिटर्न दे रहा है। आशीष क्याल का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न के साथ तीसरे नंबर पर है, -2.17% रिटर्न्स आशीष क्याल का पोर्टफोलियो लेंड कर रहा है। तो ये है खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। और इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए नो योर कंपनी में आज बातचीत करेंगे सीसीएल प्रोडक्ट्स के CEO प्रवीण जयपुरिया से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।